Yeah, hi everyone. Now we are going to start our new क्वेश्चन पेपर. राइट, हम लोग सी ए पी एफ के क्वेश्चन पेपर कर रहे थे. हमने 2017 का क्वेश्चन पेपर कर लिया है, ठीक है ना. 18 का कर लिया है एंड 19 का कर लिया है. अब हम बेसिकली 2020 का क्वेश्चन पेपर शुरू कर रहे हैं, ठीक है. एंड अगेन दीज आर फॉर मेनली फॉर पॉलिटी. अभी हम लोग पॉलिटी के कंप्लीट कर रहे हैं एंड धीरे धीरे करके हम सारे सब्जेक्ट इसमें कवर अप करेंगे, ठीक है. लास्ट पेपर में जो हमने सॉल्व किया था, आई होप उसमें आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, राइट. एंड चलो शुरू करते हैं. हमारा 2020 का जो क्वेश्चन पेपर है, राइट. तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इन द रिलेशन टू द फंडामेंटल ड्यूटीज़. देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ से फ्रिक्वेंटली वो क्वेश्चन पूछ रहा है. फंडामेंटल ड्यूटीज़, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, राइट, पार्लियामेंट, इन सबसे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछता है. मैंने आपको कुछ टॉपिक भी बेसिकली लास्ट वीडियो में बताए हुए थे कि कहाँ कहाँ से किन किन सब टॉपिक से वो फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट. तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ अगेन क्वेश्चन है. 2017 के पेपर में हमने देखा, 2018 के पेपर में हमने देखा, 2019 के पेपर में हमने देखा कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ और डीपीएसपी से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हर साल बेसिकली बन रहा है ना. तो बोल रहे हैं फंडामेंटल ड्यूटीज इंस्टाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट. अगेन मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं ये लास्ट वीडियो से बोलता हुआ आ रहा हूँ कि जो नॉट करेक्ट है उसको पहले आप क्या कर लेंगे, मार्क कर लेंगे, राइट. जो करेक्ट और नॉन करेक्ट वाला स्टेटमेंट होता है वो ध्यान रखना. मेजोरिटी चांसेस होंगे अगर आपके स्टेटमेंट गलत होंगे, पढ़ने के बाद भी आपके स्टेटमेंट जो गलत होने वाले हैं वो होने वाले हैं कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. तो नॉट वाले में ज़्यादा क्वेश्चन फंस जाते हैं, हमारे मामले फंसते हैं, राइट. बोले फंडामेंटल ड्यूटीज से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है, राइट. देखें जरा, बोले फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर नॉट ओरिजिनली पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना. तो ये हमारे स्टेटमेंट मतलब क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग गलत हो जाएगा. बट फंडामेंटल ड्यूटीज से क्वेश्चन ठीक है बिकॉज इट वाज नॉट ओरिजिनली पार्ट ऑफ इंडिया, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ये बेसिकली 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से, राइट. जो 42nd हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1976 का, ठीक है ना, उससे बेसिकली इसको जोड़ा गया था. एंड द कमिटी फॉर्म फॉर दिस, राइट, द वाज स्वर्ण सिंह कमिटी, राइट, मिस्टर स्वर्ण सिंह कमेटी. तो उसकी रिकमेंडेशन पे बेसिकली हमारे 10 फंडामेंटल राइट जोड़े गए, ठीक. एंड देन अगेन इन 2002 आई थिंक दैट इज़ विद 86th अमेंडमेंट, उससे हमारा एक और फंडामेंटल राइट जुड़ा गया, ठीक है ना. तो अभी हमारे टोटल कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, सॉरी, हमारे टोटल कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं. अभी टोटल हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ है 11, राइट. तो ध्यान रखना इस चीज़ का. तो पहला स्टेटमेंट क्या होता है, हमारा गलत हो जाता है क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा हुआ है. बोले इट वाज नॉट ओरिजिनली द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट है, बट क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग हमारा रॉन्ग है. सेकंड वाला देखिए क्या बोल रहा है, टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जॉर्ब द वायलेंस इज द फंडामेंटल ड्यूटी. एब्सोल्युटली ठीक है ना. तो ये भी हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ है. अगर आपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन भी पढ़ा हुआ है तो उसमें ये सारी चीज़ें रैंडमली जनरली लिखी हुई हैं. दीज आर द जनरल स्टेटमेंट, ठीक है ना, जो आपको बेसिकली गलत नहीं करना चाहिए. तो ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग गलत हो जाएगा बिकॉज दिस इज़ अ फंडामेंटल ड्यूटी. इट इज़ नॉट इन्फोर्सिबल थ्रू द रिट्स. बात बिल्कुल ठीक है. ये क्या है, हमारे नॉन जस्टिसएबल होते हैं या नॉन इन्फोर्सिबल इन कोर्ट ऑफ लॉ. रिट्स का मतलब क्या है भाई, जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जारी करेगा, ठीक, कि हमको बेसिकली जस्टिस के लिए हमको जो है कोर्ट जस्टिस के लिए हमको रेट जारी करने हैं. तो रेट हमारे किस में जारी होते हैं, फंडामेंटल राइट के केस में रेट जारी करता है कौन, सुप्रीम कोर्ट. एंड हाई कोर्ट तो जो बेसिकली किसी भी केस में रेट जारी कर सकता है, राइट. तो हमको ये पता है कि रेट ज्यूरिसडिक्शन इज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज मोर वाइडर देन दैट ऑफ द हाई कोर्ट, सॉरी, दैट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना. तो हाई कोर्ट का रेट ज्यूरिसडिक्शन ज़्यादा बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट. तो क्या बोल रहा है, ये हमारे नॉन इन्फोर्सेबल है इन कोर्ट ऑफ लॉ, नॉन जस्टिस एबल इन कोर्ट ऑफ लॉ. तो ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, बट हाँ क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग हमारा गलत हो जाएगा. तो बिल्कुल इजी स्टेटमेंट थी, बिल्कुल जनरल स्टेटमेंट थी. एंड हम इजीली अपने बेसिकली क्वेश्चन तक जो हमारा आंसर है उस तक हम लोग पहुँच गए. क्या बोल रहा है, देयर मे नॉट बी यूज फॉर डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द लॉ. बिल्कुल ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द लॉ का मतलब क्या होता है, दैट इज विच इज़ रिलेटेड टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, राइट. इंटरप्रिटेशन के लिए बेसिकली जो हमारा यूज़ होता है ना, दैट इज़ प्रियम्बल को आपको ध्यान रखना है, ठीक है. प्रियम्बल को आपको ध्यान रखना है. प्रियम्बल को हम लोग मानते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली ऐसा कुछ बोला कि प्रियम्बल शुड बी यूज फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज प्रियम्बल इंक्लूड्स ऑल दोज कोर वैल्यूज़ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं एंड अगेन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स ने सोचा था कभी, राइट. तो हम कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द लॉ या फिर वो कितना बेसिकली सत्य है, कितना असत्य है, कितना हद तक ठीक है, तो आर्टिकल 13 के अंदर भी थोड़ा बहुत उसका इंट्रोडक्शन आता है. बट हाँ, अगर आप इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, प्रियम्बल को हम लोग ले सकते हैं फॉर द इंटरप्रिटेशन बट नॉट द फंडामेंटल ड्यूटीज़. उनका तो कहीं मतलब ही आता नहीं है, राइट. दिस आर ओनली द ड्यूटीज़, जनरल ड्यूटीज़ बेसिकली हैं जो किसी भी सिटीजन को बेसिकली फॉलो करना चाहिए, राइट, अपने हमारी कंट्री के अंदर. तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपका बेसिकली क्लियर है. बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था, ठीक है ना. इसमें आपको जो याद रखेंगे आप
जो याद रखने वाली चीज़ है वो ये है कि पहली बात आपको जो इसमें याद रखना है इंपॉर्टेंटली, वो ये याद रखना है कितने हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। इसमें जो अमेंडमेंट हुआ था, 2 अमेंडमेंट मैंने जो आपको बताए थे, उन दोनों को पहली बात आपको ध्यान रखना है। इसमें जो कमेटी थी, ठीक है ना, वो आपको ध्यान रखनी कि कौन सी कमेटी ने इंट्रोड्यूस करा था, ठीक है ना। प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे कौन थे, श्रीमती इंदिरा गांधी जी उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थी, राइट। तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। एंड हाँ, ये सारी चीज़ों को आपको समझना है। एंड अगेन ये जस्टिसएबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ हैं या नहीं है, ठीक है, इन्फोर्सिबल हैं या नहीं है, इन सब चीज़ों को भी आप ध्यान रखेंगे। प्लस जो हमारे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि उनको आप जनरली एक बारी गो थ्रू कर लें, राइट। आप उनको एक बार कम से कम देख ही लें ताकि आपको जनरल एक आइडिया हो जाए, क्योंकि हर साल बेसिकली क्वेश्चन पूछ रहा है, हर एक साल ही क्वेश्चन है। अभी तक हमने 2020 का हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, हर एक साल बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज़। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, बोलते हैं गवर्नर के बारे में। अब देखिए, गवर्नर ऑफ स्टेट की डिस्क्रिशनरी पावर के बारे में पूछ लिया है, ठीक है ना, डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर। देखिए, किसी भी स्टेट में बेसिकली गवर्नर होता है और गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। तो गवर्नर के बारे में थोड़ा बहुत चीज़ें आपको जाननी है, ठीक है ना। गवर्नर का अपॉइंटमेंट कौन करता है, गवर्नर का अपॉइंटमेंट करते हैं कौन, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, राइट। तो बेसिकली इनका अपॉइंटमेंट जो बेसिकली होता है, ठीक है, जिनको जो अपॉइंट करते हैं वो कौन करते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, पहली बात, ठीक। डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर की अगर हम बात करते हैं, अगर किसी ने गवर्नर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आर्टिकल 163 के अंदर इनकी पावर लिखी हुई है, ठीक है। इंट्रोडक्शन आता है बेसिकली गवर्नर का, एंड आर्टिकल 163 क्लॉज 3, राइट। इसके अंदर बेसिकली क्या बोलता है, द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर आर डिफाइंड, राइट। तो गवर्नर को जो लगता है कि उनकी वो डिस्क्रिशनरी पावर है, दैट इज़ ओके, ठीक है ना, उसके ऊपर फिर कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। उसके ऊपर ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ना ही चीफ मिनिस्टर, ना ही हाउस के रिप्रेजेंटेटिव, आई मीन हाउस के जो लीडर हैं वो भी उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सकते। मेक श्योर दैट कि आपको ये स्टेटमेंट समझ में आए, राइट, पहली बात। अब हमसे क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा डिस्क्रिशनरी पावर है गवर्नर का जो बेसिकली वो एक्सरसाइज कर सकता है, ठीक। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अच्छा, गवर्नर के बारे में एक बात और बता दूँ, किसी भी स्टेट में गवर्नर को अपॉइंट करता है कौन, प्रेसिडेंट। और ध्यान रखिएगा, इनको हटाने का भी जो पावर होती है वो किसके पास होती है, तुम्हारी प्रेसिडेंट के पास ही होती है। इसका मतलब कि द गवर्नर ऑफ स्टेट रूल जो करता है ना, दैट इज सब्जेक्ट टू प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, राइट, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे कि जब तक प्रेसिडेंट चाह रहे हैं तभी तक बेसिकली गवर्नर किसी स्टेट में रूल कर सकता है, किसी स्टेट का गवर्नर बना रह सकता है। अदरवाइज जब से प्रेसिडेंट बेसिकली हटा दें उनको, तो प्रेसिडेंट के हाथ में पूरी तरीके से ये पावर होती है कि कभी भी प्रेसिडेंट उनको बाय लॉ हटा सकते हैं, राइट। अब हमसे पूछा हुआ डिस्क्रिशनरी पावर के बारे में कौन सी चीज़ ठीक है, तो पहले वाला देखिए, ही और शी इज़ नॉट कन्विंस्ड बाय द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्या इस केस में बेसिकली ये अपना डिस्क्रिशनरी पावर यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, हमको पता है कि आर्टिकल 200 के तहत, एक सेकेंड, आर्टिकल 200 के तहत जो गवर्नर ऑफ स्टेट है वो क्या करते हैं, बिल को रिजर्व कर लेते हैं फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। तो यहाँ पे वही तो लिखा हुआ है, ही इज़ नॉट कन्विंस्ड विद, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है कि जो एडवाइस स्टैंडर्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर, ठीक है ना, अगर वो बेसिकली सेटिस्फाइड नहीं है तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है या फिर जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने बेसिकली जो भी सलाह उनको दिया, क्या उस केस में अपना डिस्क्रिशन यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, राइट। तो पहला वाला जिसमें उसको बेसिकली टिक कर देते हैं, जिसमें नहीं है उनको काट दो, इसमें नहीं है इसको काट दो, इसमें नहीं है इसको काट दो। अब देखिए, पहला दूसरा इसमें है, पहला दूसरे इसमें है, इसका मतलब हमको खाली थर्ड स्टेटमेंट चेक करनी है, ठीक है ना, हमको खाली थर्ड स्टेटमेंट पे खेलना है। इससे ना आपका क्या होगा, टाइम बचेगा, राइट। लेकिन सेकंड वाला स्टेटमेंट फॉर द जनरल नॉलेज, इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। बोले कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड हिम और हर टू बी एक्ट इन डिस्क्रिशन इन द सर्टेन मैटर, राइट, बिल्कुल ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए ऐसा वेल डिफाइंड तो नहीं है ना, बट कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, इट कन्फर्स द पावर टू द गवर्नर कि अपने डिस्क्रिशन के केस में वो किसी भी मैटर में अपने डिस्क्रिशन का अपना बेसिकली डिस्क्रिशन यूज़ कर सकता है जो उनको फिट लगे, राइट। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। थर्ड वाले पे आते हैं, ही और शी इज़ अपॉइंटेड एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरीज, बिल्कुल ठीक है। बोले अगर किसी यूनियन टेरिटरी, अब देखिए यूनियन टेरिटरी में जो 2 यूनियन टेरिटरीज हैं, कौन सा, दिल्ली एंड पुडुचेरी, ठीक है ना, कौन सा, दिल्ली एंड पुडुचेरी, ठीक है। इनका आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर भी है और ये तुम्हारी यूनियन टेरिटरीज भी हैं, ठीक है। तो इनको पार्शियल यूनियन टेरिटरीज हम लोग बेसिकली बोल सकते हैं या पार्शियल स्टेट इनको बेसिकली बोल सकते हैं। अब यहाँ पे देखो क्लॉज क्या है, यहाँ पे तुम्हारे चीफ मिनिस्टर हैं, राइट, तो दिल्ली में तो है ही, है ना। अगेन दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के बारे में आपको पता ही है।
और पुडुचेरी का उतना जिक्र आता नहीं है, बट हाँ इन दोनों का आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर हैं, ठीक है। अब इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि अगर किसी स्टेट में एडमिनिस्ट्रेटर, देखिए स्टेट के अंदर जो बेसिकली डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं ना, वो दो होते हैं। किसी स्टेट में एडमिनिस्ट्रेटर की भूमिका आती है, किसी स्टेट में तुम्हारे लेफ्टिनेंट गवर्नर की भूमिका आती है। जैसे दिल्ली में एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, दिल्ली में तुम्हारे क्या है, एलजी हैं, ठीक है ना, दिल्ली में क्या है, एलजी हैं। वैसे पुडुचेरी में क्या है, एलजी हैं, राइट, पुडुचेरी में क्या है, एलजी हैं। देखिए किरण बेदी जी के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है ना, तो शी वॉज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ, सॉरी लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी, ठीक है ना, वंस इन वाइल। तो बेसिकली उसमें वो थी, अभी मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बात करते हैं चंडीगढ़ की, ठीक है ना, अगर आप बात करते हैं कहाँ की, चंडीगढ़ की, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ठीक है। तो गवर्नर को किसी स्टेट का, सॉरी किसी यूटी का एडमिनिस्ट्रेटर के अपॉइंट किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, ठीक है ना। और अगेन एडजॉइनिंग यूटी बेसिकली बोल रहे हैं, तो दो या दो से ज़्यादा यूटीज़ का भी एडमिनिस्ट्रेशन वो ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। और ये करेगा कौन, अपॉइंटमेंट करेगा कौन, अगेन अभी मैंने बताया था कि ये अपॉइंटमेंट जो होता है वो कौन करते हैं, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करते हैं। और अगर इनको अपने पद से हटाना हो, गवर्नर को अगर अपने पद से हटाना हो, तो वो भी कौन करेंगे, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करेंगे। आप इन दोनों बातों का ध्यान रखेंगे, तो अगेन हमारा थर्ड वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाता है। तो उस बेसिस पे हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, राइट। तो आई थिंक, आई होप कि यहाँ तक बेसिकली आप मेरे साथ चल रहे हैं, ठीक है ना। आई होप यहाँ तक बेसिकली जस्टिस कर पाया मैं सारे क्वेश्चंस के साथ। एंड नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऊपर वाले क्वेश्चन तो हमारे बिल्कुल ईजी थे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा ना ये थ्योरी वाला एंगल आ जाता है। सोशलिज्म अगर आपको पता है, पहली बात तो नॉट ट्रू पूछ रहा है, नॉट करेक्ट पूछ रहा है, अगेन करेक्ट एंड करेक्ट को आपको पहले मार्क कर लेना है। सोशलिज्म के बारे में पूछ रहा है, देखिए दो चीज़ें थी, सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म, ठीक है ना। जो कार्ल मार्क्स के बारे में अगर आपने सुना हो, ठीक है ना, तो कार्ल मार्क्स एक फिलोसोफर थे, एक स्कॉलर थे, ठीक। सोशलिज्म की जो थ्योरी दी थी ना, वो दी थी कार्ल मार्क्स ने, ठीक है। कार्ल मार्क्स बेसिकली क्या बोलते थे कि वेलफेयर ऑफ ऑल, ठीक है। अब देखिए कैपिटलिज्म में ऐसा नहीं है कि वेलफेयर की बात ही नहीं करता है, बट दैट इज़ मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, मतलब क्या है, प्राइवेटाइजेशन वाला मामला, ठीक है ना, फ्री मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं हम लोग सोशलिज्म में कि हर चीज़ जो होगा दैट विल बी इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। अगेन बेसिकली वो बेसिकली उसका एक कोर फॉर्म अगर हम बात करें तो कम्युनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो पूरी चीज़ बेसिकली तुम्हारी गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होना चाहिए। सोशलिज्म ये बोलता है कि सोसाइटी खुद ही अपने आप को क्या करेगी, मैनेज करेगी, ठीक, गवर्नमेंट को चलाने के लिए या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए या डे टू डे वर्किंग के लिए। दैट इज़ व्हाट द सोशलिज्म मीन्स, इक्वलिटी ऑफ एवरीथिंग, इक्वलिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस, अपॉर्चुनिटीज़, ये सोशलिज्म बात करता है, ठीक है ना। कंसंट्रेशन ऑफ पावर नहीं होना चाहिए, इनइक्वलिटी नहीं होनी चाहिए, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, सोशल हो, किसी भी तरीके की लिबर्टी हो, ठीक है, लिबर्टी ऑफ एवरीथिंग। तो ये सब क्या किसके अंदर आता है, हमारे सोशलिज्म के अंदर आता है। द डॉक्ट्रिन ऑफ सोशलिज्म और द थ्योरी ऑफ सोशलिज्म दैट वाज प्रोपाउंडेड बाय द कार्ल मार्क्स। आपको पहली बात इतना ध्यान रखना है। दूसरी बात, अब हम आते हैं सोशलिज्म के बारे में कौन सी चीज़ें नहीं है, ठीक है ना, करेक्ट नहीं है। अब देखिए क्या बोल रहा है, बोलता ये है कि सोशलिस्ट एनालाइज द सोसाइटी इन द टर्म्स ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। बिल्कुल अभी मैंने बताया ना, इनकम इनइक्वालिटी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि किसी के पास कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ज़्यादा है, किसी के पास कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है ही नहीं, मतलब वेल्थ ही नहीं है, कंसंट्रेशन तो बाद में होगा, ठीक है ना। सो दैट लीड्स टू द इनकम इनइक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। इस बात को आप पहली बात ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, पहला चीज़। दूसरी बात, तो ये हमारा करेक्ट है। तो अगेन स्टेटमेंट हमारे जो क्वेश्चन है उसके डिमांड के अकॉर्डिंग है, गलत हो जाएगा। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन क्या सोशलिज्म इंक्लूड करता है, बिल्कुल करता है, ठीक है ना। हमारे इनकम इनइक्वालिटी नहीं होना चाहिए, ऐसा सोशलिज्म में लिखा हुआ है, नॉट करेक्ट पूछा हुआ है, तो अगेन हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग। अगला देखिए, इट एम्फसाइज ऑन द सेंट्रलिटी ऑफ द कम्युनिटी। देखिए सेंट्रलिटी ऑफ कम्युनिटी का मतलब ही अभी मैंने क्या बताया था, कम्युनिज्म उसका कोर फॉर्म बाद में निकल कर आया। जैसे कम्युनिज्म का आप अगर आज के टाइम पे एग्जांपल देखते हैं तो दैट इज़ रशिया, ठीक है ना, दैट इज़ चाइना, ये क्या है, कम्युनिस्ट कंट्रीज़ हैं, ठीक है। ये बाद में इसका कोर फॉर्म निकल कर सामने आया। अगर आप स्टालिन की बेसिकली नीतियों को पढ़ें, अगर आप लेनिन की नीतियों को पढ़ें, अगर आप माओ जेडोंग की नीतियों को पढ़ें, ठीक है ना, तो जाओ एनलाई बेसिकली वहाँ के जो चाइना के बेसिकली जो प्रेसिडेंट हुए, अगर आप उनकी नीतियों को पढ़ें, अगर आप आज के टाइम पे शी जिनपिंग की बात करते हैं, अगर आज के टाइम पे आप व्लादिमीर पुतिन की बेसिकली बात करते हैं, ये सब क्या है, ये सारे कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वाले लोग हैं, राइट। कंसंट्रेशन, कंप्लीट कंसंट्रेशन ऑफ होल्डिंग ऑफ पावर इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट। आपको ये बात समझ में आई, ठीक है ना। तो क्या सेंट्रलिटी ऑफ कम्युनिटी की बात करेगा, नहीं, ऐसा नहीं है कि सेंट्रलाइजेशन बेसिकली हो जाएगा, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली हमारा ये पॉइंट बिल्कुल ठीक हो सकता है। अभी आगे और देख लेते हैं, क्या पता इससे भी कोई एक्सट्रीम पॉइंट वहाँ पे लिखा हो, ठीक। अब देखिए
हालांकि सोशलिज्म के तो सिद्धांत के अकॉर्डिंग नहीं जा रहा, ठीक है ना, उसके अगेंस्ट जा रहा है, तो मैं इसको तो मान के चलूंगा कि हाँ ये इनकरेक्ट है, ठीक है। आगे देखिए, सोशलिस्ट बिलीव दैट द क्लास डिवीजन इन द सेक्शन आर द फैक्ट एंड देयरफॉर इररेमेडिएबल। बिल्कुल ठीक है, बोल रहे कि क्लास डिवीजन जो है ना वो तुम्हारे इररेमेडिएबल है। क्लासेस का जो डिवीजन हो रखा है, जो बेसिकली बटे हुए हैं, है ना, स्ट्रेटिफिकेशन जो हो रखा है बेसिकली हर एक चीज़ के, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, ऑन द बेसिस ऑफ एनीथिंग, ठीक है ना, बर्थ के बेसिस पे हो, किसी भी तरीके से हो, क्लास का डिवीजन तुम्हारा इररेमेडिएबल है। क्या उसको ठीक नहीं किया जा सकता? सोशलिस्ट ऐसा मानते थे, बट उनका मानना ये था अगर आप इसको इररेमेडिएबल बनाते हैं, मतलब अगर ये इररेमेडिएबल नहीं भी है, ठीक है ना, अगर ये रेमेडिएबल तुम्हारा नहीं भी है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि हाँ हम क्या करें, जो इनइक्वालिटीज़ हैं एटलीस्ट उसको तो बाहर निकाल दें, सबको एक इक्वल प्लेटफॉर्म पे तो लेके आए, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन तो करें एटलीस्ट, राइट। तो इन सब चीज़ों को मानता था सोशलिज्म, बिल्कुल मानता था, क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग ये गलत है, ठीक है ना। इट बिलीव्स दैट द मैरिटल बेनिफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ नीड। बिल्कुल ठीक है, अभी तो सॉरी मटीरियल बेनिफिट, बिल्कुल अभी बात हमने करी थी इक्वलिटी की, ठीक है ना, इक्वलिटी ऑफ इनकम एंड अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे बेसिकली मटेरियल बेनिफिट्स की बात करें तो कहीं ना कहीं इक्वलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की भी ये बात करेगा, कहीं ना कहीं तुम्हारे इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ की भी ये बात कर लेगा। क्या सोशलिज्म ऐसा मानता था? बिल्कुल मानता था, ठीक है ना। तो क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग गलत। अब देखिए, सोशलिज्म मतलब ना सब चीज़ अच्छा अच्छा जो लगे, ठीक है। सोशलिज्म वॉज द यूटोपिया ऑफ कार्ल मार्क्स, ऐसा बोला जाता है, ठीक है, कल्पना थी उसकी। तो कल्पना में ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं कि इनकम इनइक्वालिटी, किस देश में आज के टाइम पे इनकम इक्वालिटी है ना, जो तुम्हारे टॉप नेशंस आते हैं इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में भी, उनमें भी कहीं ना कहीं हमको इनकम इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। हमारे देश में, इंडिया में तो और ज़्यादा ही इनकम इनइक्वालिटी है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं, मेनली हमको क्वेश्चन डिस्कस करना है। तो सोशलिज्म के अकॉर्डिंग बेसिकली ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज द सेंट्रलिटी ऑफ कम्युनिटी, ये हमारा सोशलिज्म का आइडिया, मेन आइडिया बेसिकली नहीं है, ठीक है ना। सोशलिज्म से विपरीत जाता है, कम्युनिज्म में बेसिकली टाप जाता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कर देंगे, करेक्ट कर देंगे कि दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू द सोशलिज्म, राइट। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थोड़ा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था, अगर किसी ने अगर थ्योरी पढ़ी होगी, थोड़ा बहुत पता है सोशलिज्म क्या होता है, कैपिटलिज्म क्या होता है, कम्युनिज्म क्या होता है ना, तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। अब देखिए, डेमोक्रेसी के फॉर्म पूछे हुए हैं, ठीक है ना। अब ये डेमोक्रेसी के फॉर्म आप कहाँ से पढ़ सकते हैं? आपने क्लास 11th अगर पढ़ा है ना, क्लास 11th की मैं आपको बताता हूँ, जो क्लास 11th की किताब है, क्लास 11th की सेकंड वाली बुक है, एक है पार्ट 1 जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, दूसरा जो पार्ट 2 है ना उसका, ठीक है। क्लास 11th में जो पार्ट 2 पॉलिटिकल साइंस की किताब है वो पूरी थ्योरी है, ठीक है ना, वो थ्योरी बेस्ड आपकी बुक है। तो वहीं से बेसिकली डेमोक्रेसी के फॉर्म इसने पूछ लिए, राइट। तो आप उसको अगर पढ़ेंगे तो उसमें सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, सोशलिज्म का मतलब क्या होता है, कैपिटलिज्म का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये सब चीज़ें, लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है, रियलिज्म क्या है, ये सब चीज़ें उसमें डिफाइन करी हैं, वेल डिफाइन करी हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको थ्योरी पढ़ना है, अगर आप बेसिकली ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं, सीएससी की तैयारी करते हैं, उसमें ऑप्शनल की तैयारी करते हैं, शुरुआत आप वहाँ से कर सकते हैं। अदरवाइज भी आप उसको बेसिकली पढ़ सकते हैं टू हैव अ बेटर क्लियरिटी ऑन द फंडामेंटल्स ऑफ पॉलिटिक्स, राइट, पॉलिटिकल साइंस, इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 58 सेज दैट मैच करना है हमको कौन सा किसके साथ तुम्हारा करेक्टली मैच है, ठीक है ना। तो देखिए जरा, पहले अब हम बात करते हैं तुम्हारे किसकी, डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी को आप समझ सकते हैं, एलिटिस्ट। देखिए एलिटिस्ट डेमोक्रेसी, एलिट का मतलब क्या होता है? एलिट का मतलब होता है जो तुम्हारा हायर स्ट्रेटा को बिलोंग करता है, जो एक तरीके से उच्च वर्ग का है, या फिर जिसको हम बोलते हैं जिसका बहुत पैसा है, उसको क्या बोलते हैं हम, एलिट है वो, ठीक है ना, या इलीट इसको बेसिकली पढ़ लेते हैं कभी कभी लोग। तो एलिटिस्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या है भाई, जो तुम्हारे किससे बिलोंग कर रहा है, एक हायर स्ट्रेटा से बिलोंग कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे किस में लिखा हुआ है हायर स्ट्रेटा, देखिए क्या बोल रहा है, हाईएस्ट हार्मोनियस एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटी, नहीं ऐसा तो कुछ है नहीं। सोशल इक्वलिटी थ्रू द कॉमन ओनरशिप ऑफ द वेल्थ, नहीं ऐसा भी नहीं हमको दिख रहा। द कैपेसिटी ऑफ द ग्रुप टू इंश्योर द गवर्नमेंटल रिस्पॉन्सिवनेस, नहीं। द पावर इज ऑलवेज एक्सरसाइज बाय द प्रिविलेज्ड फ्यू, अब देखिए जिसके पास पावर है, जो एलिट है, उसी के पास तो पावर होगी, ठीक है ना। तो हमारा डी क्या हो गया, 1 हो गया, हमारा डी क्या है, 1 है। अब देखिए आगे बनाइए इसको, डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी क्या बोलेगी, जो डेवलपमेंट के बारे में बात करेगी, ठीक है ना। डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी क्या बोलेगी, जो डेवलपमेंट के बारे में बात करेगा। अब देखिए क्या, अभी यहाँ पे हमने पढ़ा था हाईएस्ट एंड हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटीज़, देखिए डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी होगी जो क्या बोलेगा भाई, शांति से, हारमोनियसली, ठीक है ना, और जितना ज़्यादा हो सके उतना इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज़ का, उतना इंडिविजुअल कैपेसिटीज़ का डेवलपमेंट करना चाहिए टू मेक इट एज अ फाइनेस्ट ह्यूमन रिसोर्स इन एनी इकॉनमी। ये क्या बोलेगा, डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी बोलेगा, हर तरीके से डेवलपमेंट करने की बात करेगा, राइट। तो हमारा सी क्या हो गया, 2 हो गया, C2, D1 C2, ठीक है। अभी देखिए, अब यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं क्या, यहाँ पे D1 है, यहाँ पे D1 हमारा निकल गया, C2 है, C2 इसमें है, C2 इसमें, लेकिन इसमें D1 नहीं है, इसमें C2 नहीं है, ठीक है। तो हमारा ये अल्टीमेटली क्या हो गया, हमारा A वाला हो गया, ठीक है ना। इसमें से हम इस तरीके से इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, बट हाँ एक बारी फॉर टू हैव अ बेटर इन्फॉर्मेशन,
टू हैव अ बेटर ओवरव्यू, और जान लेते हैं। तो ये डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी को बिलोंग कर रहा है, और ये हमारा क्या हो गया, दैट इज़ एलिटिस्ट डेमोक्रेसी को बिलोंग कर रहा है। अब देखिए पीपल्स डेमोक्रेसी जो हम लोगों के अंदर है, मतलब हम लोगों के अंदर इन द सेंस कि जो आज के टाइम पे हम लोग फॉलो कर रहे हैं, टू हैव फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ठीक है ना, इक्वलिटी मिलना चाहिए, ठीक, ये सब क्या है, पीपल्स डेमोक्रेसी है। रेफरेंडम, प्लेबिसाइट, ये जो आपको चुनाव के तरीके हैं, लोग ही बेसिकली हर चीज़ का डिसीजन ले रहे हैं, इनडायरेक्टली हो चाहे डायरेक्टली हो, है ना। तो ये सारे क्या है, लोगों के द्वारा स्थापित लोकतंत्र, पीपल्स डेमोक्रेसी, ठीक है ना। तो 58 देखिए ज़रा, अब पीपल्स डेमोक्रेसी देखिए, पीपल डेमोक्रेसी क्या बोल रहा है, पीपल डेमोक्रेसी बोलेगा हाँ सोशल इक्वलिटी थ्रू द कॉमन ओनरशिप ऑफ द वेल्थ। क्या यहाँ पे हम इक्वलिटी की बात करते हैं, नहीं करते अपने देश के अंदर, बिल्कुल करते हैं, ठीक है ना। कॉमन ओनरशिप ऑफ वेल्थ की थोड़ा बहुत बात करें। कॉमन ओनरशिप ऑफ द वेल्थ का मतलब होता है कि सब लोग साथ मिलकर किसी भी रिसोर्स को यूज़ करें, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि किसी के हाथ में कंसंट्रेशन ज़्यादा हो। तो लोग इस डेमोक्रेसी की बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ठीक है। और प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी की हम लोग बात करते हैं, तो अल्टीमेटली हमारा फोर्थ क्या हो जाता है, प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी से बिलोंग करेगा। प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है जहाँ पे मल्टीपल लोग, ठीक है ना, जहाँ पे क्या है, हमारे मल्टीपल लोग जो हैं वो मिलकर तुम्हारा मतलब एक तरीके से रिस्पांस देते हैं, एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन करते हैं, दैट इज़ द प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। आप इस बात का ध्यान रखिए। अगेन क्या बोल रहा है, द कैपेसिटी ऑफ द ग्रुप टू इंश्योर द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक। तो गवर्नमेंट किस तरीके से काम कर रही है, रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है, तो ऐसा एक ग्रुप ऑफ पीपल ऐसा कुछ करेंगे, ठीक है। उनके कैपेसिटी में होगा, उनके हाथ में बेसिकली ऐसा कुछ होगा कि चेक्स एंड बैलेंसेस चलेंगे उस डेमोक्रेसी के अंदर। दैट इज़ व्हाट द प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी मीन्स, ठीक। ये क्वेश्चन ना आपका एलिमिनेशन से हो सकता था। डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी समझने वाली बात है कि कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के बारे में बात करेगा। एलिटिस्ट शब्द का अगर आपको मतलब पता है कि भैया हायर स्ट्रेटा को कोई बिलोंग कर रहा है, प्रिविलेज्ड क्लास को बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना, तो वहाँ से आप इसको समझ सकते थे। पीपल्स डेमोक्रेसी तो आप बिल्कुल समझ सकते हैं, ठीक है ना। मोस्टली कॉमनली हमको बेसिकली देखने को मिल रही है हर एक कंट्री के अंदर ये वाली डेमोक्रेसी, राइट। तो ये क्वेश्चन हमारे इजीली सॉल्व हो सकता था, बट हाँ आपको थोड़ा इसमें टाइम खपाना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग आपको इसमें लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 58, है ना। तो इजी क्वेश्चन थे, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल रॉकेट साइंस है, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन, ज़्यादा ईजी भी नहीं है बट हाँ ऐसा है कि अंडरस्टैंडेबल क्वेश्चन हैं, राइट। देखिए अगले क्वेश्चन पर आता है अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू सेंसर मोशन। अब देखिए जरा इसके बारे में ना आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। नॉट करेक्ट पूछा हुआ है तो और ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया सेंसर मोशन के बारे में, ठीक। सेंसर मोशन क्या बोलता है, नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। सेंसर मोशन पहले होता क्या है, पहली बात सेंसर मोशन आता है लोकसभा के अंदर, ठीक है ना। लोकसभा के रूल्स ऑफ बुक्स में लिखा हुआ है, ठीक है। सेंसर मोशन के बारे में बताता है रूल ऑफ बुक्स। लोकसभा में होता क्या है कि मतलब इसका बेसिकली पर्पस क्या होता है, स्पेसिफिकली जो गवर्नमेंट बेसिकली काम कर रही है और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, ठीक है ना, उनको क्रिटिसाइज़ करता है सेंसर मोशन से। पार्लियामेंटेरियन उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं सेंसर मोशन लगा के, पहली बात। अगर देखिए सेंसर मोशन अगेंस्ट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस के आप उसमें वो कर सकते हैं। सेंसर मोशन अगर पास नहीं होता ना, ठीक है, सॉरी अगर पास हो जाता है तो ऐसा नहीं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिज़ाइन करना पड़ेगा, वो अपने पद पर बना रह सकता है। बट हाँ कि उसमें कुछ सारे रिस्ट्रिक्शन बेसिकली लग जाएंगी, ठीक। स्ट्रॉन्ग उसका डिसअप्रूवल होगा, क्रिटिसिज्म उसके बारे में होगा, ठीक है ना। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सेंसर मोशन हाँ लोकसभा के अंदर आता है, कि ऐसा है कि हाँ अगर कोई मिनिस्टर पार्लियामेंटेरियन के ऊपर सेंसर मोशन पास हो गया तो उसको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म झेलना पड़ सकता है, उसको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शन प्रोहिबिशन उसके ऊपर लग सकता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। अब देखिए बोले इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। पहली बात, अ लीव ऑफ हाउस इज़ रिक्वायर्ड टू मूव इट। नहीं, लीव ऑफ हाउस की ज़रूरत नहीं होती है। अब लीव ऑफ हाउस आपको समझना पड़ेगा। लीव ऑफ हाउस का मतलब क्या है, सिंपल है। लीव ऑफ हाउस का मतलब होता है जो लोकसभा के अंदर डे टू डे, लोकसभा राज्यसभा के अंदर या स्टेट लेजिस्लेचर्स के अंदर जो डे टू डे परमिशन होते हैं ना, सॉरी डे टू डे बिजनेस जो होते हैं, ठीक है। डे टू डे बिजनेस का मतलब ये है कि जो रोज़मर्रा की कार्रवाई हैं उनको करने के लिए जो परमिशन चाहिए होती है, ठीक है, जो परमिशन रिक्वायर्ड है उसको बोलते हैं लीव ऑफ हाउस। क्या सेंसर मोशन के लिए लीव ऑफ हाउस रिक्वायर्ड है? बिल्कुल नहीं है। हमको हमारे उसका आंसर मिल गया है, बात सिंपल है, ठीक है ना। लीव ऑफ हाउस अगर आपको पता है कि लीव ऑफ हाउस का मतलब नहीं पता तो समझ लो, इसका मतलब ये होता है कि डे टू डे बिजनेस के लिए स्टेट लेजिस्लेचर और लोकसभा में जो परमिशन रिक्वायर्ड होती है, कहाँ से, जो वहाँ के स्पीकर हैं, ठीक है ना, उसको बोलते हैं लीव ऑफ हाउस। क्या सेंसर मोशन के लिए रिक्वायर्ड है? नहीं है। हमको हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। बाकी जितने सारे स्टेटमेंट हैं सेंसर मोशन से लेकर करेक्ट हैं, उसको लेकर करेक्ट हैं, पढ़ लेते हैं। गवर्नमेंट इज़ फ्री टू फिक्स द टाइम एंड डेट फॉर द डिस्कशन, बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना, कर सकते हैं।
इट कैन ऑल्सो बी मूव्ड अगेंस्ट द एंटायरिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अभी मैंने बताया उसके अगेंस्ट मूव हो सकता है, या पूरा ही बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट मूव हो सकता है। क्रिटिसिज्म, डिसअप्रूवल, ये सब चीज़ें, ठीक है ना, उसी को बेसिकली बता रहा है और क्या है। स्पीकर डिसाइड वेदर द मोशन इज इन द ऑर्डर, बिल्कुल ठीक है, स्पीकर के डिसीजन होते हैं, ठीक है ना, मेजोरिटी ऑफ जो डिसीजन ले रहा है, ठीक है, इन द हाउस, दैट इज बाय द स्पीकर और द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ दैट हाउस। बात समझ में आई? तो ये सारे हमारे स्टेटमेंट क्या थे, करेक्ट थे। एंड लीव ऑफ हाउस का मतलब अगर आपको पता है तो सेंसर मोशन को आप उससे समझ सकते हैं, अदरवाइज आपको सेंसर मोशन पढ़ना पड़ेगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, पार्लियामेंट से क्वेश्चन आते हैं, भर भर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन फिर से देखिए, पार्लियामेंट से क्वेश्चन है, या एक तरीके से बिल से हम बात कर लेते हैं। बिल से क्वेश्चन, मनी बिल। मनी बिल में, मनी बिल का जो मामला था वो लास्ट ईयर जो हमने प्रीवियसली क्वेश्चन किए हुए हैं वहाँ से भी बेसिकली क्वेश्चन आया हुआ है मनी बिल का, ठीक है ना। तो मनी बिल के बारे में आपको पता होना ही चाहिए। इस साल का सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में भी इसका क्वेश्चन था कि मनी बिल का कुछ ऐसा क्लॉज हमारा आर्टिकल 109 में भी लिखा हुआ है, तो आंसर ठीक था, 109 में भी उसका क्लॉज है, ठीक है ना। अदरवाइज अगर हम बात करते हैं, पहली बात क्या पूछा हुआ है, मनी बिल के बारे में कौन सी चीज़ करेक्ट नहीं है, नहीं वाले को आपको टिक कर लेना है, ठीक है ना। देखिए क्या बोल रहा है मनी बिल के बारे में बात करते हैं। पहली बात, इसको खाली लोकसभा में लाया जा सकता है, बिल्कुल ठीक है। आर्टिकल 110 के अंदर आता है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं वो क्लॉज बाय क्लॉज हम लोग कॉन्सेप्ट वाली क्लास में करेंगे। अभी देख लेते क्वेश्चन। बोला इनमें से कौन सा मनी बिल के बारे में ठीक नहीं है, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। इट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा, अभी तो बता दिया, ये तो करेक्ट है, गलत। डेप्यूटी स्पीकर कैन ऑल्सो क्लेरिफाई द मनी बिल इन केस ऑफ ऑफिस ऑफ द स्पीकर फॉल्स वैकेंट। अब देखिए समझने वाली बात है, दिमाग लगाने वाली बात है। अगर स्पीकर नहीं है तो प्रेसिडेंटशिप या डे टू डे फंक्शनिंग कौन करेगा, डेप्यूटी स्पीकर करेगा। तो क्या वो ये बता सकते हैं कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं है इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ स्पीकर? बिल्कुल बता सकते हैं भाई, डे टू डे फंक्शनिंग में जब उनको पावर है ना। तो ये तो सोचने वाली बात है ना, तो लॉजिक वाली बात है, ठीक है ना। तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो इनकरेक्ट पूछा हुआ है, बिल्कुल। स्पीकर्स अथॉरिटी इज द फाइनल एज वेदर द मनी बिल अ बिल इज वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए जो आधार बिल आया था ना, ठीक है, अब देखिए ज़रा, मैं मतलब क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा वैसे सरकार को, बट हाँ थोड़ा सोचने वाली बात है। जो आधार बिल आया था, आधार बिल लगता क्या है कि ये ऑर्डिनरी बिल है, ठीक है। ये क्या है आपका, ऑर्डिनरी बिल है। आप सबको ये पता है कि ऑर्डिनरी बिल था, ठीक है। अब जब ये आधार बिल पास हुआ, कहाँ पे, लोकसभा में। लोकसभा में जब आधार बिल को लाया गया, इसको लाया गया एज अ मनी बिल। मेरे को नहीं पता इसके अंदर मनी के क्या क्लॉज हैं, वो सरकार ने जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने बाद में दिए थे। इसको लाया गया एज अ मनी बिल, राइट। और इसको मनी बिल की तरह जब परमिशन दी ना, वो दी स्पीकर ने, ठीक। वो स्पीकर ने बेसिकली ग्रांट करी परमिशन दैट आधार बिल इज़ अ मनी बिल नॉट एन ऑर्डिनरी बिल। तो जब मनी बिल की तरह इसको परमिशन दे दी, तो अल्टीमेटली राज्यसभा के पास तो पावर अब होगी नहीं मनी बिल के बारे में, ठीक है ना। तो मनी बिल आराम से, सॉरी, ये आधार बिल हमारा आराम से पास हो गया। इससे रिलेटेड मुद्दा गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे भी साफ साफ ये बोल दिया कि कोई बिल ऑर्डिनरी बिल है या मनी बिल है, वो सारा डिसीजन किसके हाथ में होता है, दैट इज स्पीकर ऑफ लोकसभा, दैट इज़ द प्रेसाइडिंग ऑफिसर ऑफ दैट हाउस। हम उस बारे में कुछ नहीं कर सकते। आपको बात समझ में आ गई ना। तो इतना पावर होता है बेसिकली स्पीकर का कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं है, ये डिसीजन कौन लेता है, फाइनल डिसीजन कौन लेता है, सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट नहीं, दैट इज प्रेसाइडिंग ऑफिसर ऑफ दैट हाउस, दैट इज स्पीकर, ठीक है ना। इस बात के में ध्यान रखेंगे आप। तो इनकरेक्ट पूछा हुआ है, ये भी हमारा नहीं है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या है, करो कौन सा करेक्ट है, ये है कि बोल रहा है कोई रेफर किया जाता है जैसे जॉइंट कमेटी बनाई जाएगी या जॉइंट सिटिंग का कोई प्रावधान है, ठीक है। अभी तो बताया राज्यसभा के पास पावर ही नहीं है, 14 दिन तक बेसिकली उसको एग्जामाइन करेगी, एनालाइज करेगी, कोई रिकमेंडेशन होगी तो दे देगी। रिकमेंडेशन लोकसभा के हाथ में, माने ना माने, ठीक है ना, ज़्यादा कुछ पावर है ही नहीं, 14 दिन का क्लॉज है। तो क्या जॉइंट सिटिंग का प्रावधान इसमें होगा, बिल्कुल नहीं है, जॉइंट सिटिंग का कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है ना। ऑर्डिनरी बिल के केसेस में जॉइंट सिटिंग हो सकती है, ठीक है ना, जॉइंट सेटिंग हो सकती है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक। तो दिस वाज ऑल अबाउट मनी बिल। मनी बिल को डिटेल करेंगे कॉन्सेप्ट वाली क्लास में, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था, मैं इसको बहुत इजी क्वेश्चन में रखूँगा, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आइडिया ऑफ सोशल जस्टिस। अगेन तुम्हारी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, I'm अगेन सेइंग थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। सोशल जस्टिस कोई अगर इन्फरेंस लगा सकता है अपना, कोई अगर थोड़ा बहुत दिमाग लगा सकता है तो आराम से उस चीज़ को कंक्लूड कर लेगा, ठीक है, वरना थोड़ा हार्ड टू डिकोड होगा। तो देखिए ज़रा क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोलता है इक्वल ट्रीटमेंट सोशल जस्टिस। अब देखिए सोशल जस्टिस को आप ऐसे पढ़िए, देखिए सोशल जस्टिस की जो आइडिया ऑफ सोशल जस्टिस दिया था ना, वो दिया था जॉन रॉल्स ने, ठीक है ना।
जॉन रॉल्स ने। जॉन रॉल्स का सिद्धांत अगर आपको पढ़ना है तो अगेन मैं मतलब क्लास 11th की फिर एनसीईआरटी का रेफरेंस नहीं दे रहा, आप टेंशन मत लीजिए उस चीज़ का। तो अमेरिकन फिलोसोफर थे जॉन रॉल्स, उन्होंने सोशल जस्टिस का आइडिया बेसिकली दिया था पहली बात, ठीक है ना। सोशल जस्टिस का जो आइडिया है वो बेसिकली बात करता है जस्टिस एंड फेयरनेस के बारे में, उसी कॉन्सेप्ट पे ये पूरा बेस्ड है कि अगर जस्टिस बेसिकली मिल रहा है सोसाइटी के अंदर तो फेयर भी होना चाहिए, ठीक है। जैसे हमारे कंट्री के अंदर पहले क्या था, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ था, ठीक। अब इसके बाद क्या कर दिया, पहले क्या था, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ था आर्टिकल 21 में। अब क्या कर दिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी हमने हमारे उसमें डाल दिया, ठीक है ना। आफ्टर मेनका गांधी केस आर्टिकल 21 के डेफिनेशन में उसको भी इंक्लूड कर दिया है। तो व्हाट दैट शोज़, वो ये दिखाता है कि पहले खाली हम लोग सोशल जस्टिस के लिए प्रोसीजर को चेक कर रहे थे, बट अब उसका सब्सटेंस भी चेक होगा, राइट, कि जो प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है क्या वो तुम्हारा करेक्ट है या नहीं है, ठीक है ना। दैट इज़ नोन एज सब्सटेंटिव जस्टिस, राइट। तो उसी से रिलेटेड हम बात कर सकते हैं कि सोसाइटी में किस तरीके से जस्टिस या किस तरीके जस्टिस में फेयरनेस हम लोग लेकर आ सकते हैं। ये जॉन रॉल्स ने बताया, 1970s में बेसिकली उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, अमेरिकन स्कॉलर थे, राइट। तो सोशल जस्टिस के बारे में थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो गया होगा। अब क्वेश्चन को एलिमिनेट करना शुरू करते हैं, क्वेश्चन को डिकोड करना शुरू करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, इक्वल ट्रीटमेंट भी सप्लीमेंटेड विद प्रिंसिपल ऑफ द प्रोपोर्शनैलिटी। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना, बिल्कुल ये सही बात बोल रहे हैं कि इक्वल ट्रीटमेंट हमको देना पड़ेगा, ऐसा कुछ है। अच्छा, प्रोपोर्शनैलिटी के मामले में बात कर रहा है, नहीं, प्रोपोर्शनैलिटी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हमें नहीं लगता, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखें। अब देखिए क्या बोलता क्या है, मैं समझा देता हूँ। इक्वल ट्रीटमेंट बी सप्लीमेंटेड विद प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, बोले इक्वली सबको ट्रीट करा जाएगा। प्रोपोर्शनली अगर हम एक दूसरे के संदर्भ में उसको रखें, एक दूसरे के सामने रखें, तो ये तो एब्सोल्यूट टर्म हो गई, है ना। हमको तो रिलेटिव ढूंढना है, ठीक है। जो सोशल जस्टिस हो एब्सोल्यूट टर्म के बारे में बात नहीं करेगा, ठीक है। अगेन हमारा फर्स्ट वाला क्या होगा, गलत हो गया। अगेन देखिए, अगर आपको सोशल जस्टिस की थ्योरी पता है ना, तभी आप इस क्वेश्चन को एलिमिनेट कर पाएंगे, अदरवाइज़ ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक लग रही थी, है ना। एक टाइम के लिए तो मैं भी कंफ्यूज हो गया था कि जब लास्ट में देखा कि प्रोपोर्शनैलिटी एक दूसरे के सामने अगर उसको रखा या एक दूसरे कंपैरिजन अगर हम जब करने गए, तो तब मेरे को समझ में आया कि नहीं, तब तो इक्वल ट्रीटमेंट की बात वो नहीं करेगा, तब तो मेरिट बेस की बात करेगा, राइट। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि सोशल जस्टिस की थ्योरी आपको पता है, वेल एंड गुड, वरना इस क्वेश्चन को आप छोड़ देंगे, राइट। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला, अगला स्टेटमेंट क्या बोलता है, पहला वाला जो जिसमें नहीं है पहला वाला गलत है तो उसको काट दो, इसमें पहला है काट दो, इसमें पहला है इसको काट दो। इसका मतलब सेकंड तो हमारा ठीक ही है, थर्ड हमको खाली चेक करना है। देखिए पढ़ लेते हैं, ड्यू एंड इक्वल कंसिडरेशन इज गिवन टू ऑल इंडिविजुअल, बिल्कुल ठीक बात है। बोले इक्वली सबको रिकॉग्नाइज करो, कंसिडर करो, ठीक है। दो लोग हैं तो दो एक सेम प्लेटफॉर्म पे खड़े होने चाहिए, बात समझ में आया ना। ऐसे अगर तुम्हारे 1000 पीपल अगर इंडिविजुअल वहाँ पर हैं तो वो भी सेम प्लेटफॉर्म पर खड़े होने चाहिए, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं कि एक बंदा यहाँ खड़ा है फिर एक बंदे को आप यहाँ से शुरू करवा रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक। अब देखिए ज़रा, सेकेंड वाला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट था, इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट बी ट्रांससेंडेंट टू रिकॉग्नाइज द स्पेशल नीड्स, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए हमारे कंट्री के अंदर ना सोशल जस्टिस को अच्छे से फॉलो किया जाता है, मैं बताता हूँ आपको कैसे। हमारे देश में आपने सुना होगा रिजर्वेशन मिलता है, ठीक है, रिजर्वेशन हमारे देश के अंदर मिलता है, ठीक। वो इसी स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है। क्या बोल रहा है, अगर स्पेशल नीड है ना किसी को, अगर किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, अगर किसी को स्पेशल नीड की ज़रूरत है तो उसको स्पेशल नीड दो, उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दो, तब जाके हमारे देश के अंदर क्या आएगी, तब जाके उस सोसाइटी में क्या आएगी, इक्वलिटी आ पाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे देश में रिजर्वेशन है फॉर STs, फॉर SCs, फॉर OBCs, राइट, फॉर EWS। तो ये क्या है, दीज वर द वल्नरेबल सेक्शंस जो हमारे हिस्टोरिकली इतना इंडिपेंडेंट नहीं हो पाए, इतना प्रिविलेज नहीं हो पाए, इतना सक्षम नहीं हो पाए कि सोसाइटी में वो दूसरे जो स्ट्रेटा के लोग हैं, दूसरे बेसिकली जो इंडिविजुअल है उनके साथ मैचअप कर पाए, ठीक है ना, उनके साथ फॉलोअप कर पाए, उनके साथ एक तरीके से उनके सेम प्लेटफॉर्म पर वो कम्पीट कर पाए। इसीलिए हमने जो है रिजर्वेशन का बेसिकली प्रावधान करा, राइट। इसी को हम लोग बोलते हैं अफर्मेटिव एक्शन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अफर्मेटिव एक्शन, ठीक है, अफर्मेटिव एक्शन। अब यहाँ पे मैंने शब्द तो यूज़ कर लिया, भारी भरकम शब्द आपके लिए आज आ रहे हैं, ठीक है ना। तो बस आपको इतना समझना है कि हाँ, सोशल जस्टिस क्या बोलेगा कि ऐसा नहीं है कि सब लोग जो है एक सेम प्लेटफॉर्म पर पहले से ही खड़े हों, ठीक। कुछ लोग यहाँ खड़े हो सकते हैं हिस्टोरिकली, तो उनको आपको अपलिफ्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट आपको उनको देना पड़ेगा। हमारे देश में वो स्पेशल ट्रीटमेंट है अफर्मेटिव एक्शन, दैट इज़ रिजर्वेशन की पॉलिसीज़,
राइट। तो क्या ये सोशल जस्टिस के आइडिया को फुलफिल कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। मेरिट बेस्ड सिलेक्शन करवाएगा उसके बाद? बिल्कुल करवाएगा, ठीक है ना। तो हमारे क्या कौन सा स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा? आंसर नंबर डी, राइट। तो मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आपको थ्योरी पता है तभी आप इस क्वेश्चन को टिक कीजिए, वरना इस क्वेश्चन को आप छोड़ देंगे, ठीक है ना। आई होप यहाँ तक जितने सारे क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं उनके साथ मैं जस्टिस कर पाया। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए क्या बोला, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में फिर से स्टेटमेंट पूछ लिया। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में भी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से भर के क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। फिर बोला अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में मैंने एक वीडियो में, आई थिंक 2018 की वीडियो है, उसमें मैंने डिटेल में एनालाइज उसका किया हुआ है, डिटेल डिस्क्रिप्शन उसका दिया हुआ है, दैट इज़ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का, ठीक है। अब ये बोला अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है हमारे देश में, आप ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 74 उनके बारे में बताता है, ठीक है। मैं एक बार फिर आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। आर्टिकल 74 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बात करता है, ठीक है। इसके बाद इनके बारे में ध्यान रखेंगे, ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं हमारे देश में, जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हैं, ठीक है। ही इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ कंट्री हमारे देश के, ठीक। यूनियन कैबिनेट के मेंबर नहीं होते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। इनका अपॉइंटमेंट और जो रिमूवल करते हैं कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, इनका इस बात का ध्यान रखेंगे। और ये प्रेसिडेंट की प्लेजर तक ही, इसका मतलब जब तक प्रेसिडेंट चाह रहे हैं तब तक ही अपने पोस्ट पर बने रह सकते हैं। इतना बस आप ध्यान रखेंगे इनके बारे में, ठीक है ना। ज़्यादा आपको जो है पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस हाँ, इनके जो राइट्स और प्रिविलेजेस हैं, जैसे कि किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में बैठ सकते हैं, ठीक है ना, ऑडियंस बन सकते हैं, इन द सेंस किसी भी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में, ठीक है ना, सॉरी कोई भी बेसिकली हाउस है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है ना। कमेटी में बेसिकली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन राइट टू वोट इनको नहीं होता, ठीक। तो ये सारी चीज़ें, जितने सारे तुम्हारे पार्लियामेंट की इम्यूनिटीज़ हैं, प्रिविलेजेस हैं, इन सब चीज़ों को ये एंजॉय करते हैं, ठीक। ये सब चीज़ें आपको जनरली पता होना चाहिए। अब हमसे पूछा हुआ है कि कौन सा स्टेटमेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में इनकरेक्ट है। अब पहला देखिए क्या बोल रहा है, द पर्सन मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ऐसा कुछ क्लॉज है क्या हमारे उसमें, ठीक है, ऐसा कुछ क्लॉज है क्या? ऐसा कुछ क्लॉज हमको दिखता तो है ना, कि इतना तो कम से कम उनका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, दैट कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज जितना तो कम से कम क्वालिफिकेशन अटेन वो करें, तभी तो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होंगे हमारे कंट्री के, है ना। हमसे इनकरेक्ट पूछा हुआ है, तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा? करेक्ट हो गया, राइट। अच्छा, ही शी एंजॉय द राइट टू ऑडियंस ओनली, देखिए ओनली, मे, ऑल्सो, इन सारे स्टेटमेंट का ना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारे जैसे ओनली है, ठीक है, सम है। अब जैसे ओनली है, ओनली इज एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट, ठीक है, ओनली इज एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट। ओनली का मतलब ये है कि खाली उसी में ही होगा और कहीं नहीं होगा। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई चीज़ एब्सोल्यूट होती है किसी भी उसमें, मैथ्स को छोड़कर, राइट। दूसरी जगह भी हो सकती है। मैं फिर बोल रहा हूँ एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, बट कुछ स्टेटमेंट में कहीं कहीं एक्सेप्शन ऐसा होता है कि हाँ वो उसी जगह पे तुम्हारी पाई जाती हैं या उसी जगह पे वो चीज़ें होती हैं। तो ध्यान रखना, ओनली जैसे स्टेटमेंट जो होते हैं ना, जैसे सम है, सम का मतलब क्या है? हर एक चीज़ में वो चीज़ थोड़ा थोड़ा हो सकती है। तो ये स्टेटमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी क्या होती हैं? करेक्ट होती हैं, राइट। तो मे है, मे क्या दिखाता है? हमारा चांसेस दिखाता है कि हाँ भैया कहीं शायद ये चीज़ हो रही हो, तो ये भी ठीक हो सकती है स्टेटमेंट। तो इनको ना आप इस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं। अब देखिए ज़रा क्या बोल रहा है, ही इज एंजॉय द राइट टू ऑडियंस इन ओनली इन द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। अभी तो बताया पार्लियामेंट के अंदर भी होता है, तो हमको तो हमारा क्वेश्चन का आंसर मिल गया है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि इनको राइट टू ऑडियंस, राइट ऑफ ऑडियंस ऐसा नहीं कि खाली इनको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ही है, इनको पार्लियामेंट्री कमिटीज़, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, हर जगह बेसिकली ये बैठ सकते हैं, बट विदाउट राइट टू वोट, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। आगे बढ़ लेते हैं। होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, अभी बताया था, ये स्टेटमेंट करेक्ट है हमारा। एंड अगेन आई थिंक इसको मेरे को इस तरीके से करना चाहिए, है ना। अगेन अगर हम बात करते हैं, ही रिसीव रेम्यूनरेशन एज डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट, बिल्कुल इनको सैलरी अलाउंसेस जो भी चीज़ें हैं वो कौन डिटरमाइन करता है, कौन बेसिकली बताता है उनके बारे में, सॉरी कौन तय करता है, वो कौन करते हैं? हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। अगेन ये स्टेटमेंट भी AGI के बारे में करेक्ट है, ठीक है। तो ये ओनली वाले जो स्टेटमेंट हैं, सम वाले, मे वाले, ठीक है ना, इन सबको आप, कैन वाले, इन सबको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। इनमें से कुछ एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, और कुछ जो जनरल स्टेटमेंट उसमें बता देती हैं। ओनली तो बिल्कुल ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, इसको आप एक बार कंसिडर करना है, ठीक है ना, एक बार कंसिडर इसको कर सकते हैं। अब देखिए वापस से वही वाला क्वेश्चन आ गया, ओनली पार्लियामेंट, खाली पार्लियामेंट ही बना सकती है, सॉरी खाली पार्लियामेंट ही तुम्हारे पंचायत को क्या दे सकती है? पावर दे सकती है, ठीक है ना। पावर ऑफ अथॉरिटी पंचायत के लिए खाली पार्लियामेंट से निकलती है। पहली बात, पार्लियामेंट से नहीं निकलती, स्टेट से निकलती है। बात समझ में आ गया ना। स्टेट लेजिस्लेचर, उस स्टेट का वहाँ का जो स्टेट है या UT है, ठीक है ना, वो बेसिकली पावर एंडो करेगी किसको? पंचायत को। और ये लिखा कहाँ है?
ठीक है, ये लिखा कहाँ है, तो आप अगर आर्टिकल 243G पढ़ेंगे, 243G किसके बारे में है, आर्टिकल 243G, ठीक, आपको पता है आर्टिकल 243, ये पंचायत के बारे में, म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में, कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बताता है। आर्टिकल 240G के अंदर साफ साफ ये लिखा हुआ है, दैट स्टेट एंड यूटी में बाय लॉ एंडो द पंचायत्स विद सच अ पावर एंड अथॉरिटी विच आर नेसेसरी। बात सिंपल है, ठीक है ना, खत्म। तो पहली बात, पार्लियामेंट तो बेसिकली कन्फर नहीं करती पावर, पार्लियामेंट कोई पावर नहीं दे रही पंचायत को। हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। पंचायत के रिलेशन के बारे में हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, पहले वाले को हटा दो। इसका मतलब थर्ड स्टेटमेंट क्या है हमारा, ठीक है। सेकंड हमको खाली चेक करना है। देखिए क्या बोल रहा है, स्टेट में डिवॉल्व द पावर टू द पंचायत इन प्रिपरेशन ऑफ द प्लान्स फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड द सोशल जस्टिस। बिल्कुल देगी भाई, बिल्कुल देगी, क्यों नहीं देगी। बोले सोशल जस्टिस के मामले में या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मामले में क्या पंचायत को स्टेट पावर नहीं देगी क्या, बिल्कुल देगी भाई। वहाँ पे तो डिवोल्यूशन ऑफ पावर होगा, तभी तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की हम लोग बात करते हैं, राइट, ग्रास रूट डेमोक्रेसी की हम लोग बात करते हैं। तो हमारे ये स्टेटमेंट क्या हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। और थर्ड तो अल्टीमेटली था ही, बट पढ़ लेते हैं। सेकंड और थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्या बोल रहा है, अ स्टेट में डिवॉल्व द पावर टू द पंचायत फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम्स ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड द सोशल जस्टिस। अगेन वही वाली बात है, ठीक है ना, सेम बात हो गई। तो हमारे इस स्टेटमेंट का जो आंसर है वो इस तरीके से हम लोग इससे इन्फर कर सकते हैं। पंचायत के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियोस में बहुत कुछ बताया हुआ है, ठीक है। एक बार आप उन वीडियोस को अगर गो थ्रू करेंगे तो आपको एक बेटर क्लैरिटी होगी पंचायत के बारे में, म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में, ठीक है, हमारा जो लोकल गवर्नमेंट है उसके बारे में, राइट। देखिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्या बोल रहा है, इन रिलेशन टू द पावर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। फिर से नॉट करेक्ट पूछ लिया इसने, ठीक है। बोले यूनियन गवर्नमेंट के बारे में, इन गवर्नमेंट के पावर के बारे में, इन रिलेशन टू द पावर, ठीक है ना, उनके पावर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट नहीं है। देखिए क्या बोलता है, पढ़ लेते हैं, स्टेटमेंट्स को निकाल लेंगे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अंडरटेक द लेजिस्लेटिव फंक्शन ऑफ अ टेरिटरी आउटसाइड इंडिया बाय द अग्रीमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द टेरिटरी। बिल्कुल ठीक है ना। क्वेश्चन का स्टेटमेंट आपको समझ में आया। देखिए क्या बोल, मैं समझा देता हूँ। बोले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है लेजिस्लेटिव फंक्शंस को निभा सकती है किसी भी टेरिटरी की जो इंडिया से बाहर है, ठीक है, अगर वहाँ की गवर्नमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर टेरिटरी के साथ आपका एग्रीमेंट है तो, राइट। तो ऐसा कुछ है, बिल्कुल है, ठीक है ना, बिल्कुल है। ये इंटरनेशनल ट्रीटीज़ का मामला आ जाता है, तो ऐसा कुछ कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। गवर्नमेंट के पास ये पावर है, राइट, कि ट्रांस टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन वो थोड़ा बहुत अपना चला सकती है अगर अग्रीमेंट हो रखा है तो। ध्यान रखना इस चीज़ का। जनरल स्टेटमेंट थी, दिमाग लगाने वाली चीज़ थी, थोड़ा बहुत लगा लिया। पहले स्टेटमेंट ठीक है, देख लेते हैं आगे। अगला क्या बोल रहा है, यूनियन गवर्नमेंट may not entrust a state government with the function over the matter whereas the executive of the union extends। नहीं, ऐसा तो हमको देखने को नहीं मिल रहा। अगर स्टेट गवर्नमेंट को पावर ही नहीं दी तो कहाँ का बेसिकली हमारा फेडरलिज्म, राइट। तो फेडरलिज्म तो बेसिकली उसमें हमारा स्टैब्लिश हो नहीं पाएगा। तो ये स्टेटमेंट तो हमको क्या लग रही है, एक्सट्रीम लग रही है। इसको एक बार ये भी वापस से देखेंगे, ठीक है ना, वरना पावर तो बेसिकली देना चाहिए, राइट, स्टेट गवर्नमेंट को पावर देना चाहिए, वहाँ पे बोला पावर नहीं देगा वो। अगला स्टेटमेंट देखिए, यूनियन गवर्नमेंट में डायरेक्ट, देखिए मे की बात करता है, यहाँ पे मे की बात कर रहा है, शायद की बात कर रहा है, यहाँ पे मे शायद लगा दिया इसने, है ना, ये फिर मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे फिर मे लगा दिया उसने, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्टेटमेंट को थोड़ा देखिए, समझिए, ठीक है। क्या बोल रहा है, यूनियन गवर्नमेंट में डायरेक्ट द स्टेट फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड द मेंटेनेंस ऑफ द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द मिलिट्री इंपॉर्टेंस। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये पावर तो देना ही देना है। हमसे इनकरेक्ट पूछा हुआ है तो ये वाला तो बिल्कुल ही करेक्ट है। बोल रहे यूनियन गवर्नमेंट डायरेक्शन दे सकती है कंस्ट्रक्शन करना, किसी चीज़ के लिए कंस्ट्रक्ट करने के लिए और मेंटेन करने के लिए जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। फॉर एग्जांपल रेलवेज़ बनाना है, फॉर एग्जांपल रोड ट्रांसपोर्टेशन का मामला है, रोड कम्युनिकेशन, मिलिट्री इंपॉर्टेंस अगर है तो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट मना करेगी डायरेक्शन ऑफ यूनियन, कर सकती है क्या, बिल्कुल नहीं कर सकती, बिकॉज दैट इज़ रिलेटेड टू द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। हमारा जो इंडिया की सिक्योरिटी है उसके लिए हमको ये सारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो डायरेक्शन माननी पड़ेगी स्टेट गवर्नमेंट को। ऐसा यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर है, बिल्कुल यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर है। अगला देखिए, द गवर्नर मे विद कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंट्रस्ट इट्स ऑफिसर्स विद द फंक्शन ऑन द मैटर विच फॉल अंडर द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट। बिल्कुल ठीक है। बोले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नर के थ्रू, ठीक है, सॉरी गवर्नर के गवर्नर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जब कंसेंट लेगा उसके बाद किसी भी ऑफिसर में, किसी भी ऑफिसर को मतलब पावर दे सकता है
कि वो किस तरीके से एग्जीक्यूटिव जो पावर है स्टेट की उनको फंक्शन करे। क्या ऐसा कुछ है? बिल्कुल है, ठीक है ना, ऐसा कुछ है, बिल्कुल है। तो प्रेसिडेंट रूल के टाइम पे हमको ये दिखता है, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे हमको ये दिखता है। तो ये पावर है क्या यूनियन गवर्नमेंट के पास? बिल्कुल है। तो हमारा कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? हमारे ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा, जहाँ पे पावर देने की बात नहीं की है, राइट। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डीप क्वेश्चन था, समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट बोल रहा है, ठीक। अब देखिए ओनली लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, ओनली लिख दिया तो अल्टीमेटली हमारा क्या हो सकता है? चांसेस हैं कि गलत हो जाएगा, है ना। देख लेते हैं जरा, यहाँ पे भी क्या है हमारा? ओनली है, ठीक। अगेन फिर दो में ओनली आ गए तो इसका मतलब क्या है? इसने पूछा हुआ है करेक्ट, इसका मतलब दोनों इनकरेक्ट भी हो सकते हैं, राइट। देखिए क्या बोल रहा है, ओनली पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट ओवर द सब्जेक्ट इन कंकरेंट लिस्ट। भाई ये तो किसी को अगर बेसिक भी पढ़ा हुआ है ना, बेसिक, वो भी सॉल्व कर लेगा। बोला खाली पार्लियामेंट के पास पावर है कि कंकरेंट लिस्ट के ऊपर वो डिसीजन ले, नहीं, स्टेट और सेंटर जब मिलकर काम करेंगे तभी तो कंकरेंट लिस्ट के ऊपर बेसिकली डिसीजन होगा। वरना सेंटर के लिए तुम्हारे यूनियन लिस्ट है, स्टेट के लिए हमारे स्टेट लिस्ट है, और दोनों को जिसमें काम करने वाले हैं वो कौन से? कंकरेंट लिस्ट है, ठीक है ना, 7th शेड्यूल के अंदर लिखा हुआ है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत है। और दूसरा ओनली वाला स्टेटमेंट क्या था हमारे पास? ओनली स्टेट लेजिस्लेचर कैन इज एम्पावर। अब यहाँ पे बोला, ऊपर वाले में बोला खाली पार्लियामेंट इज एम्पावर, नीचे वाले में बोला खाली स्टेट लेजिस्लेचर इज एम्पावर। इसका मतलब दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो गए? गलत। क्वेश्चन और इजी, राइट। देखिए उसके बाद अ लेजिस्लेशन मेड अंडर द कंकरेंट लिस्ट, बोला कंकरेंट लिस्ट के अंदर अगर कोई लॉ बनाया जाता है, कोई लेजिस्लेशन बनाया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है, सॉरी बाय द पार्लियामेंट, शुड बी रेटिफाइड बाय द हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर सो हैज़ टू बिकम द लॉ ऑफ द कंट्री। नहीं, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि उसको हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर से आपको जो है रेटिफाई करवाना है, राइट। तो ऐसा कोई प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं लिखा हुआ है कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में, आप इस बात का ध्यान रखेंगे। उसके बाद कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ये वाला, बोथ द पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर हैव द पावर टू लेजिस्लेट ओवर द सब्जेक्ट अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट। बेसिक क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। अगर कोई इन स्टेटमेंट्स को नहीं भी पढ़ता, खाली सेकंड वाले स्टेटमेंट पढ़ता हुआ जाता, इस पर टिक लगा लेता, ठीक है ना। ईजिएस्ट क्वेश्चन मैं इसको बोलूँगा आज का कि हाँ, कोई अगर मार्क्स खींचना चाहता तो ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल गलत ना ही करें तो बेटर है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पासिंग ऑफ लॉ ऑफ द स्टेट लिस्ट अंडर स्टेट लिस्ट। अगेन देखिए 7th शेड्यूल से 2 क्वेश्चन हो गए इस बार हमारे, ठीक है ना, और दोनों क्या हैं? एक के बाद एक आए हैं। 81 हमारा 7th शेड्यूल से था, 82 अगेन हमारा 7th शेड्यूल से आ गया है, स्टेट लिस्ट से आ गया है। बोल रहे स्टेट लिस्ट के बारे में, स्टेट लिस्ट में जो बेसिकली लॉ बनते हैं या पास होते हैं उनके बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए क्या बोलता है पहला, अच्छा नीचे हमारे वो हैं, इसमें ऑप्शंस हैं, ठीक है, एलिमिनेशन इसका मतलब चल सकता है। देखिए क्या बोलता है, बोल रहे इवन इन द स्फीयर ऑफ, जस्ट वेट फॉर अ, हाँ, इवन इन द स्फीयर ऑफ स्टेट लिस्ट exclusively reserved for the state, the parliament can legislate under certain circumstances। बिल्कुल। देखिए क्या बोल रहा है, बोले जो चीज़ें ना स्टेट लिस्ट के अंदर रिजर्व्ड हैं, ठीक है, और जिन पर खाली स्टेट ही अपना एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन स्टेट का है उन लिस्ट के ऊपर, क्या ऐसा कुछ है? ऐसे कुछ सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं जिसमें पार्लियामेंट उनके ऊपर लॉ बना सकती है? बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे कि आप अगर देखें कौन सा, इसमें कुछ कंडीशंस हैं। जैसे मैं आपको ना आर्टिकल बताता हूँ, आर्टिकल 249 अगर आप देखेंगे तो जब राज्यसभा बेसिकली पावर देती है, या राज्यसभा बेसिकली जब राज्यसभा को ऐसा लगता है कि हाँ पार्लियामेंट को बनाना चाहिए इसके ऊपर लॉ, आर्टिकल 249 के तहत पार्लियामेंट बना सकती है। आर्टिकल 250 अगर आप पढ़ें तो इसमें क्या है, जब नेशनल इमरजेंसी होती है, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, तो पार्लियामेंट के लॉ प्रिवेल करते हैं ओवर स्टेट लॉ, इसका मतलब पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। अगर आप देखें आर्टिकल 252, राइट, जब 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट पार्लियामेंट को बोलते हैं कि रेजोल्यूशन पास, स्टेट पर रेजोल्यूशन पास करते हैं और बोलते हैं पार्लियामेंट को कि उस पर लॉ बनाने के लिए, तो तब पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, राइट। अच्छा, इंटरनेशनल अग्रीमेंट अगर किसी स्टेट से रिलेटेड है या कोई स्टेट उसमें इन्वॉल्व है, आर्टिकल 253 है ये, तो इसके तहत पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। अब देखिए इतने सारे मैटर हैं, ठीक है ना, इतने सारे सब्जेक्ट मैटर हैं, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो क्या पार्लियामेंट क्या स्टेट लिस्ट के अंदर अपने लॉ बना सकती है? बिल्कुल बना सकती है। आर्टिकल 249 इज़ देयर, आर्टिकल 250, 252, आर्टिकल 253, ठीक है, इतने सारे आर्टिकल्स हैं हमारे पास, इतने सारे हमारे पास प्रोविजंस हैं। पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए
अब पहला स्टेटमेंट अगर करेक्ट है तो इसका मतलब ये इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए सेकंड और थर्ड में से हमको निकालना है, क्या बोल रहा है, द पार्लियामेंट कांट लेजिस्लेट अ सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। अभी तो बताया, अगर ये वाला ठीक हो गया तो ऊपर वाला कॉन्ट्रडिक्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा बिल्कुल ही गलत है, जो सेकंड वाला गलत है, यहाँ सेकंड वाला था और यहाँ तो सेकंड वाला है ही नहीं, ठीक है। हमको वाले थर्ड वाला चेक करना है। थर्ड वाले में देखो क्या बोल रहा है, द रेजोल्यूशन सपोर्टेड बाय 2/3 ऑफ members of the members present and voting required to be passed by the राज्यसभा to pass a law under the state list। अभी बताया ना आर्टिकल 249, ये रहा आर्टिकल 249, ठीक है ना। आर्टिकल 249 यही बोलता है कि अगर राज्यसभा किसी भी रेजोल्यूशन को, अगर रेजोल्यूशन जो बेसिकली 2/3 मेजोरिटी से उसको पास कर दे, ठीक है, तो बेसिकली पावर मिल जाएगी किसको, पार्लियामेंट को, कि वो लेजिस्लेट कर सकता है स्टेट लिस्ट के ऊपर भी। आर्टिकल 249 ऐसा बोलता है, ठीक है। तो हमारे थर्ड वाले भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सोचना पड़ेगा इसमें, थोड़ा क्वेश्चन में सोचना पड़ेगा आपको, थोड़ा बहुत आपको नॉलेज भी होना चाहिए। बट हाँ, आप मैंने यहाँ पे जो आर्टिकल लिखे हुए हैं एक बार आप उनको नोट डाउन कर लेंगे तो इन ऐसे क्वेश्चंस के लिए दैट वुड बी मोर देन इनफ, ठीक है। और ऐसे पूछ लेता, बार बार पूछ लेता कि किन किन सब्जेक्ट के ऊपर या कब कब जो है पार्लियामेंट के पास पावर आ जाती है कि वो स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर जो अपना ज्यूरिसडिक्शन लगा सकता है, ठीक है ना, अपने चला सकता है। लॉ बनाने की पावर कब कब आ जाती है, तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे तो बेटर रहेगा आपके लिए, टू हैव अ बेटर क्लियरिटी, राइट। देखिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं, क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोमलगेशन ऑफ द ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस प्रोमलगेशन के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के बारे में बात करता है। प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आती है आर्टिकल 123 के अंदर, ठीक है। और गवर्नर की क्या आती है, आप इसको देखिए ऐसे याद कर लीजिए, 213 ये गवर्नर का है, ये प्रेसिडेंट का है, ठीक है ना। तो आप अगर बात करते हैं प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के बारे में तो वहाँ से क्वेश्चन है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जरा क्या बोला, करेक्ट पूछा हुआ है इसमें हमें, द प्रेसिडेंट कैन प्रोमलगेट द ऑर्डिनेंस विच आर ऑफ टेम्परेरी ड्यूरेशन। तो क्या ऐसा कुछ है, बिल्कुल ठीक है, टेम्परेरी ड्यूरेशन के हो सकते हैं ऑर्डिनेंसेस, बिल्कुल ठीक है। एन ऑर्डिनेंस प्रोमलगेटेड बाय द प्रेसिडेंट हैज़ टू बी रेटिफाइड बाय द पार्लियामेंट विद इन 6 वीक्स ऑफ इट्स रीअसेंबली, ये बिल्कुल ठीक है ना। इन दोनों के देखिए, अब ये ना, ये आपको प्रोविजंस पढ़ने पड़ेंगे, ये प्रोविज़न आपको पढ़ने पड़ेंगे, ये क्लॉज आपको पढ़ने पड़ेंगे, तभी जाके क्वेश्चन हो पाएगा, वरना ये क्वेश्चन आपका इन्फ्रेंसेस से कंक्लूजन निकाल के दिमाग लगा के नहीं होने वाला है, राइट। ये 6 वीक वाला क्लॉज है भाई, इसके अंदर आप इसको कैसे याद करेंगे अगर आपने पढ़ा ही नहीं है तो, राइट। आपको कैसे पता चलेगा। अच्छा, दूसरा टेम्परेरी ड्यूरेशन का होता है, परमानेंट ड्यूरेशन का होता है। कभी कभी अगर उसको लोकसभा उसको जो है पास कर देती प्रॉपरली, ठीक है, रेटिफाई कर देती है, तो वो तुम्हारा परमानेंट ड्यूरेशन का बन जाता है, ठीक है ना। लोकसभा को वापस से कोई बिल नहीं लाना पड़ रहा, राज्यसभा को वापस से कोई बिल नहीं लाना पड़ रहा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको पढ़ना ही पड़ेगा, आपको इनके प्रोविजंस पढ़ने पड़ेंगे। अभी तो हमारे क्वेश्चन क्या है, सी वाला हमारा इसका आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बट ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ गवर्नर एंड ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और उसके बाद आपको इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, अब क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 सेज दैट, पहली बार डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में बात कर रहा है। देखिए, डीलिमिटेशन कमीशन से ना क्वेश्चन आने की संभावना बढ़ गई है, मैं बताता हूँ क्यों बढ़ गई है, और आएंगे क्वेश्चन। बोला डीलिमिटेशन कमीशन हमारे कंट्री के अंदर, और जो सब्जेक्ट हैं आर्टिकल 333 के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन में सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जो प्रोविज़न लिखे हुए हैं, उसके तहत मैक्सिमम नंबर ऑफ जो सीट्स हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में वो कितनी हो सकती हैं, आपको ये पढ़ना पड़ेगा। देखिए, इसके अलावा इसका कोई और उपाय नहीं है। अगर आपको ये पता है वेल एंड गुड, नहीं पता ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल ही छोड़ दीजिए। हालांकि इसका आंसर कितना है, 500 है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर 500 सीटें बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट जो है 500 हो सकती है, ऐसा डीलिमिटेशन कमीशन ने बोला हुआ है। डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। और दूसरी बात, डीलिमिटेशन कमीशन से ना इस बार यूपीएससी का जो 2024 का सीएससी का जो पेपर हुआ वहाँ से क्वेश्चन था, और बहुत ईजी क्वेश्चन था। क्या बोलता है, मेरा क्वेश्चन ठीक हुआ था, क्या बोलता है क्वेश्चन, बोला अभी तक कितनी बार डीलिमिटेशन कमीशन को सेटअप कर दिया गया है, इंडिपेंडेंस के बाद अभी तक कितनी बार डीलिमिटेशन कमीशन को सेटअप करा गया। उसका आंसर था 4 टाइम्स, ठीक है, 4 टाइम्स। उसमें ये दिया हुआ था 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स अभी तक डीलिमिटेशन कमीशन को सेटअप कर दिया गया है। लास्ट जो डीलिमिटेशन कमीशन था वो बना था 2002 में 2002 में स्टैब्लिश हुआ था, इतना ध्यान रखना आपको। उसके बाद 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, ठीक है, 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, और उसने क्या कर दिया, दैट इज़ ऑफ 2002 उसने क्या कर दिया, फ्रीज़ कर दिया। उसने क्या कर दिया,
फ्रीज कर दिया सीट्स इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक हो गया? कब तक के लिए? 2026 के लिए। अब जो हमारा 2026 में डिलिमिटेशन कमीशन बैठेगा ना, उसके बाद वापस से सीट्स का रीएलोकेशन होगा। ठीक है, और इतना आपको बस ध्यान रखना है, एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि डिलिमिटेशन कमीशन जो है, अच्छा ये हाँ अच्छा मैंने ये बता दिया है, ठीक है इतना आपको ध्यान रखना। हाँ, जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि आफ्टर एवरी सेंसस, हमारे देश में जो भी सेंसस होगा उसके बाद एक कमीशन बैठेगा। ठीक है, उसके बाद एक कमीशन बैठेगा, वो देखेगा कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज बढ़ रही हैं घट रही हैं, मतलब बढ़ानी है घटानी है अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन। वो कौन करता है? डिलिमिटेशन कमीशन ही करता है। ठीक है ना, डिलिमिटेशन कमीशन ही उसको करता है। डीसी में लिख देता हूँ। तो हमेशा हमारे हर सेंसस के बाद डिलिमिटेशन कमीशन बैठता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। बट 2002 के बाद 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद इसको फ्रीज कर दिया गया था टिल 2026। ठीक, उसके पीछे बहुत सारे रीज़न है, अभी डिस्कस करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। बाद में जब कॉन्सेप्ट की क्लास करेंगे तो इनको हम लोग ब्रीफली डिस्कस कर लेंगे। राइट अगला क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट नॉन ऑफिशियल मेंबर इलेक्टेड एज द स्पीकर इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन 24th ऑफ अगस्त 1925। तो ये क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया से है, ये गलती से मेरे से यहाँ पर डल गया। ठीक है ना, ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो ये गलती से बेसिकली डल गया यहाँ पे। बट इसका अगर आपको आंसर पता है तो खैर मैं बता देता हूँ। दैट इज़ विट्ठल जे भाई पटेल। ठीक है, इनको बेसिकली पहला नॉन ऑफिशियल, ही वाज द फर्स्ट नॉन ऑफिशियल स्पीकर, जिनको ही वाज द फर्स्ट नॉन ऑफिशियल मेंबर जिनको सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, जिसको हम बोलते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक, मतलब हमारे देश के अंदर जो बेसिकली ब्रिटिशर्स की लेजिस्लेटिव असेंबली थी सेंट्रल लेवल पर, विच वॉज हेडेड बाय द वॉइसरॉय या गवर्नर जनरल, तो उसमें सबसे पहले स्पीकर ये बने। ठीक है ना, इंडियन स्पीकर बेसिकली ये बने विट्ठल जे भाई पटेल। तो इतना आप ध्यान रख लेंगे, अदरवाइज इसको मॉडर्न डे क्लास में बहुत ब्रीफली करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, देखो जरा क्या बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर। ये लास्ट ईयर भी क्वेश्चन पूछा गया है, उससे लास्ट ईयर भी इससे कुछ क्वेश्चन हैं। बोले इनके बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, इस बार क्या बोल रहे हैं? करेक्ट है। देखिए क्या बोलता है, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द on the resolution of Lok Sabha, both speaker and deputy speaker cease to be the member of the house। कैसा कुछ है कि जब डिसोल्यूशन हो जाएगा किसका? लोकसभा का, तो उसके बाद जो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर हैं वो दोनों ही उसके मेंबर नहीं रहेंगे। भाई बात बिल्कुल ठीक है, जब लोकसभा ही भंग होगी तो उसके बाद तो वापस से री इलेक्शन होंगे, तो वापस से ही अपॉइंटमेंट होगा नए स्पीकर और डीवाईएसपी का, मतलब डिप्यूटी स्पीकर का। ठीक है ना, डीवाईएसपी सुप्रिटेंडेंट। तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, पहले स्टेटमेंट हमारे क्या हो गया? करेक्ट हो गया। पहले स्टेटमेंट करेक्ट है तो हटा दो, जिसमें पहले नहीं उसको हटा दो। सेकंड क्या बोल रहा है? बोथ स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर वैकेट देयर ऑफिस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। इंस्टेंटली कर देते हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, ऐसा कोई प्रोविज़न है नहीं कि जो है वो वैकेट कर देते हैं अपने सीट्स को। ठीक है, बोथ स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर वैकेट देयर ऑफिस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। नहीं, ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा नहीं करते, आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा करते हैं, मतलब आफ्टर री इलेक्शन बेसिकली करते हैं। ठीक है ना, फॉर द टाइम बिंग वो बेसिकली बने रहते हैं। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट तो हमारे करेक्ट इनकरेक्ट हो गया, हटा दो इसको। थर्ड वाला खाली हमको चेक करना है, ओनली डेप्यूटी स्पीकर वैकेट्स हिज ऑफिस एंड द स्पीकर शैल नॉट वैकेट हिज ऑफिस टिल इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द लोकसभा आफ्टर डिसोल्यूशन। अभी ऊपर वाले उसमें तो बताया था। ठीक है ना, तो ये थर्ड वाला स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा? करेक्ट हो गया। ऊपर वाला स्टेटमेंट मैंने उसमें डिफाइन करा था। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। ठीक है, इजी टू मॉडरेट में बेसिकली इस क्वेश्चन को बोलूँगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है हमारा पैनल ऑफ चेयरपर्सन। पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल हमारे स्पीकर हैं, ठीक है, हमारे स्पीकर हैं, हमारे डिप्यूटी स्पीकर हैं, उसके बाद 10 लोग होते हैं प्रेसिडेंट्स में। अगर ये एब्सेंट हुए तो ये, अगर ये एब्सेंट हुए तो फिर इनके बाद ये, अगर ये भी एब्सेंट हुए तो ये। तो इस तरीके से क्या होता है, इसको बोलते हैं पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स। ठीक है ना, तो लोकसभा के अंदर पैनल ऑफ चेयरपर्सन से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट बोल रहा है हमारा? करेक्ट है। देखिए जरा क्या बोल रहा है, पैनल ऑफ चेयरपर्सन इज ड्रॉन फ्रॉम द रूलिंग पार्टी ओनली। क्या खाली रूलिंग पार्टी के उसमें मेंबर होगा? नहीं, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी? गलत हो जाएगी, इस बात का ध्यान रखेंगे।
पहला स्टेटमेंट क्या हमारा गलत है कि खाली रूलिंग पार्टी के ही मेंबर होंगे क्या चेयरपर्सन, ऐसा कुछ रिक्वायर्ड तो नहीं है, मैंडेटरी तो नहीं है। ये तो आप नॉर्मली भी सोच सकते हैं कि अगर चेयरपर्सन खाली रूलिंग पार्टी के मेंबर्स को ही बनाया गया तो भाई डेमोक्रेसी कहाँ रही, है ना। अपोजिशन का भी तो कुछ ना कुछ उसमें रोल होता होगा, वो बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं आप अगर ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो खाली ऐसा नहीं कि रूलिंग पार्टी के मेंबर ही चेयरपर्सन ऑफ पैनल ऑफ चेयरपर्सन में बैठेंगे, अपोजिशन के मेंबर भी उसमें बैठते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा इनकरेक्ट है, इसको काट दो, ठीक है। अब हमको सेकंड स्टेटमेंट चेक करते हैं। द पैनल ऑफ चेयरपर्सन इज नॉमिनेटेड बाय द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड अपॉइंटेड बाय द स्पीकर एंड स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ये बिल्कुल ठीक है। अब देखिए अगर आपने ये स्टेटमेंट ठीक कर दिया तो ये कॉन्ट्रडिक्शन में आ जाएगा, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा तो पहली बात गलत ही है, ये स्टेटमेंट हमारा ठीक है। क्यों? क्योंकि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज से बेसिकली मेंबर्स इसके अंदर होते हैं, राइट। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, इसका मतलब इसमें सेकंड नहीं है तो इसको काट दो, सेकंड तो करेक्ट है ही। थर्ड चेक कर लेते हैं एक बार। द पैनल ऑफ चेयरपर्सन कंसिस्ट ऑफ द 10 मेंबर्स। अब ये यहाँ पे तो बता दिया मैंने, अभी यहाँ पे बताया तो मैंने स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन के। द वन ऑफ देम प्रिसाइड्स ओवर द हाउस व्हेन बोथ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर इज नॉट देयर। अभी बता दिया, ठीक है ना। तो थर्ड वाला स्टेटमेंट में क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। ये वाला भी हमारा इनकरेक्ट है, देन इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन यहाँ पे मेरे से रिपीट हो गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे वापस से मेरे से लग गया है, तो इसको आप नेगलेक्ट करेंगे, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू स्पीकर। देखिए फिर से स्पीकर और स्पीकर ऑफ द लोकसभा से फिर से क्वेश्चन है, ठीक है। मैं फिर बोल रहा पार्लियामेंट आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा क्योंकि मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन वहाँ से फंस जाएंगे आपके, ठीक है। क्या बोल रहा है, द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बिल्कुल नहीं है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्पीकर का इलेक्शन करवा रहे हैं क्या, बताइए, आप बताइए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्पीकर का इलेक्शन कब से करवाने लग गए भाई। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो तुम्हारे पार्लियामेंट का है, जो स्टेट लेजिस्लेचर का है, प्रेसिडेंट का है, वाइस प्रेसिडेंट का है, इनका तो चलो ठीक है मान सकते हैं, है ना। लेकिन स्पीकर ऑफ हाउस, स्पीकर ऑफ लोकसभा, इनका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवा रहे हैं, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। ये आपको नॉर्मली भी पता होना चाहिए। पहले वाले स्टेटमेंट को अगर हम मार्क कर दें, काट दें, तो हमारे क्वेश्चन और ईजी हो जाएगा। अब इसका मतलब सेकंड वाला स्टेटमेंट ठीक ही है। टाइम बचाने के लिए थर्ड पे चलते हैं। स्पीकर डज नॉट एक्सरसाइज द कास्टिंग वोट इन केस ऑफ इक्वलिटी ऑफ वोट्स। बिल्कुल गलत बात है। बोल रहा है अगर जैसे हमारे तुम्हारे लोकसभा में क्या हुआ कि 500 लोगों ने वोट करा और 250 ने एक तरफ वोट कर लिया और 250 ने एक तरफ वोट कर लिया। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, बोले स्पीकर के पास कोई कास्टिंग वोट है ही नहीं। कास्टिंग वोट का मतलब एक एडिशनल वोट स्पीकर डालेगा आप, ठीक है। तो स्पीकर इस तरफ भी एक वोट डाल सकता है या फिर यहाँ ना डाल के यहाँ डाल सकता है। बोला ऐसा कुछ प्रोसीजर ही नहीं क्या स्पीकर के पास, ऐसा कुछ पावर ही नहीं है स्पीकर के पास। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, स्पीकर के पास कास्टिंग वोट होता ही है, ठीक है ना। तो थर्ड वाला स्टेटमेंट में क्या हो गया हमारा, इनकरेक्ट हो गया। थर्ड वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो इसको हम एलिमिनेट कर देंगे एंड हमारा आंसर हमारा निकल के आ गया हमारे सामने, दैट इज़ द सेकेंड वन, राइट। दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, ठीक है। देन इसके बाद हम देखिए क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हु ऑफ द फॉलोइंग हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। कौन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे। ईजीएस्ट क्वेश्चन मैं इसको बोलूँगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे क्या, ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट थे, गलत। अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, नहीं, इनका तो मतलब ही नहीं था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे क्या थे, प्रेसिडेंट थे। लक्ष्मीकांत, किसी ने अगर शुरुआती चैप्टर पढ़ा हुआ है ना, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है। अच्छा इस बारे में थोड़ा मैं आपको और ज़्यादा क्लैरिफाई कर दूं। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी ना, वो दो तरीके से काम करती थी। एक वो बनाती थी लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट, इसका मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन जब उसको बनाना था, इसका मतलब है जब लेजिस्लेटिव असेंबली की तरह बेसिकली वो बैठती थी, और दूसरा बैठती थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरह, या कॉन्स्टिट्यूशन जब बना रहे हैं, ठीक है ना। तो जब लेजिस्लेटिव वर्क उसको करने होते थे तो उसको प्रेसिडेंट उसके जो होते थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसको हेड नहीं करते थे, वो करते थे जी.वी. मालविंकर जी, ठीक है। जी.वी. मालविंकर उनके हेड होते थे जब वो लेजिस्लेटिव असेंबली की तरह काम कर रहा है, लेजिस्लेचर की तरह काम कर रहा है, ठीक है ना, रूल्स एंड रेगुलेशन बना रहा है, ये सब चीज़ें। जब वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरह काम करता है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग करता है, ड्राफ्ट करने का काम करता है, तब जाके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके हेड होते थे। तो साइमल्टेनियसली चलता रहा जब तक हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन नहीं गया। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ये मेरे को थोड़ा इसमें एडिशनल पॉइंट ऐड करना था, तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, इनिशियली जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा,
ठीक है ना। डॉक्टर सज्जनानंद सिन्हा ये हमारे क्या थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। देन उसके बाद जो हमारे परमानेंट प्रेसिडेंट बने वो कौन बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बताए उनसे आपको थोड़ा बहुत जानकारी हुई होगी, थोड़ा बहुत क्लैरिफिकेशन उसमें आया होगा। कोई डाउट अगर होता है तो डू लेट मी नो इन दैट डाउट इन कमेंट बॉक्स, ठीक है। उसको आप बिल्कुल बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। कुछ रेटिफिकेशन की ज़रूरत होगी तो आप मुझे बिल्कुल बताइएगा, मैंने कहीं पे अगर गलती कर दी होगी, क्योंकि वीडियो बनाते हुए तो मैं एक फ़्लो में चलता हूँ, है ना। अगर कहीं पे आपको ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ा यहाँ पे ऊपर नीचे हो गया तो आप मुझे वो भी बताइएगा, मैं उसको करेक्ट करूँगा, ठीक है ना। अपने एंड से मैं उसको करेक्ट करने की कोशिश करूँगा। और ऐसी सेशंस के लिए हम फर्दर जो है और भी जो है वो लाने वाले हैं, और भी सब्जेक्ट्स के हम इसमें क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो आप उस चीज़ के लिए चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। 2021 की जो वीडियो होगी वो बहुत शॉर्टली आएगी। देखिए थोड़ा टाइम का अभाव चल रहा है आजकल, है ना, थोड़ा टाइम कम मिलता है, इसीलिए थोड़ा वीडियोस लेट आ रही हैं। बट हाँ, इसके बाद जो वीडियो आएंगी मैं ट्राई करूँगा, अगेन आई एम सेइंग कि मैं ट्राई करूँगा फ्रिक्वेंटली उनको लाऊं, जितना जल्दी हो सके मैं उनको लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। टिल देन आप इन वीडियोस को एक बार गो थ्रू कर लीजिए। अगर किसी ने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखी है तो उनको भी आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। अदरवाइज मैंने टॉपिक आपको बता ही रखें। आपको अगर टॉपिक स्पेसिफिकली पूछने होंगे, टॉपिक स्पेसिफिकली जानने होंगे, तो वो भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं कुछ ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक आपको बता दूंगा कि आप अगर पढ़ के जाएंगे तो मेजॉरिटी आपके क्वेश्चन वो सॉल्व हो जाएंगे, राइट। निमोनिक्स आपको ऐसे बता दूंगा कि मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन आप सॉल्व करने में जो है मतलब कर पाएंगे उनको सॉल्व आराम से, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं शॉर्टली, तब तक के लिए बाय बाय।